नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि यूरोप जो है वो धधकते हुए युद्ध में कूद पड़ा है और पोलैंड तो सिर्फ एक बहाना है। अब फ्रांस भी सामने आ चुका है। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि जो युद्ध के डैडी हैं वो ट्रंप हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसमें युद्ध के डैडी एमेनुएल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो भी हैं, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज वो भी हैं, और यहाँ तक कि पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उनका तो इतना बड़ा कहते हैं ना दांव खेला है उन्होंने रशिया के खिलाफ, जिसको सुनकर हैरानी होती है कि आखिर 2,16,000 सैनिकों वाला एक पोलैंड देश रशिया जैसे 13 लाख वाले सैनिकों की सेना से लड़ने की तैयारी या हिम्मत कैसे जुटा रहा है, और वो भी 40,000 सैनिकों को बेलारूस के बॉर्डर पर इसलिए पहुंचा दिया है क्योंकि उसको पूरा डर है कि रशिया की जो फौजें हैं वो अब बेलारूस की तरफ से ज़मीनी हमला करते हुए पोलैंड के अंदर घुस जाएंगी। अब इस खबर के जो 4-5 पॉइंट हैं उनको पहले समझ लीजिए कि अभी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो क्या है, रशिया क्या करने जा रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, पोलैंड में क्या तैयारियां चल रही हैं, ट्रंप ने इस माहौल में क्या बयान दिए हैं, वो अपना कौन सा पैंतरा दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझ लीजिए कि युद्ध जो है वो कितना भीषण और भयानक और सर्वनाशी होने वाला है। उसके 3 और 4 संकेत बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों के अंदर कि पोलैंड ने अनुच्छेद 4 जो नाटो का एक अनुच्छेद होता है उसको अपने यहाँ लागू कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब नाटो के सभी 32 देश पोलैंड के साथ परामर्श करेंगे कि हमें अपने सैनिकों को किस तरीके से किस मोर्चे पे उतारना है या नहीं उतारना है। अगर यही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो रशिया के लिए सीधी सी बात है, वो ये मान के चल रहा है कि पूरा यूरोप हो या नाटो के 32 देश हों, चाहे उसमें अमेरिका भी है शामिल, वो सभी लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रूस को कंट्रोल किया जाए। और इसीलिए जो सबसे पहला कदम उठाया है वो फ्रांस ने उठाया है, और फ्रांस ने सबसे बड़ा तहलका ये मचा के रख दिया कि पोलैंड के पास ऑलरेडी अमेरिका के F-35 जेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस ने अपने राफेल जेट को वहाँ पहुँचाया है। दावा यह किया जा रहा है कि पोलैंड और नाटो के कुछ खुफिया अधिकारियों को शक है कि ऐसा ना हो कि जब युद्ध बहुत बड़ा हो और उस वक्त अगर F-35 पोलैंड यूज़ करे तो अमेरिका कोई ना कोई खुड़पैच F-35 के अंदर कर दे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि उसके जो सेंसर्स हैं उसका पूरा डेटा, उसकी पूरी लोकेशन, लाइव लोकेशन अमेरिका के पास आती है। अगर ऐसे में पोलैंड F-35 से अटैक करने की कोशिश करेगा रशिया पे, तो हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर कोई दबाव आए या पुतिन को दिखाने के लिए कि देखिए हमारे जेट्स आपके खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। उससे पहले ही फ्रांस ने क्या किया है, ट्रंप को दरकिनार करा सबको और अमेरिका को दिखाया कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, और सीधे सीधे उसने अपने 3 राफेल जेट वहां पूर्वी मोर्चे पर पोलैंड के पहुंचा दिए हैं। मैं आपको बता दूं हवाई युद्ध जो है वही एक ऐसी कमज़ोर कड़ी है रशिया के लिए इस वक्त पोलैंड के मोर्चे पे, जो रूस पर भारी पड़ सकती है। ये खबर आपको हम पूरे डेवलपमेंट के साथ आगे बताएंगे। पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि जो यूरोप में नाटो के सुप्रीम कमांडर हैं एरिक्सन, उन्होंने क्या बोला है कि हमने लिथुआनिया में एक बहुत बड़ी ब्रिगेड भेज दी है बनाने के लिए, ताकि वहाँ पे हमारे हजारों सैनिक वहाँ पे पहुँचें और उसके बाद हमारा पूर्वी मोर्चा पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए। अभी स्थिति ये है कि पोलैंड जो है वो ज़मीनी युद्ध में रशिया के सामने रुक ही नहीं पाएगा, टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रूस से सटे जो रोमानिया, हंगरी और पोलैंड और फिनलैंड जैसे जो देश हैं वो ज़मीनी युद्ध में 1/3 का नुकसान झेलते हैं। 1/3 का मतलब ये है कि अगर रशिया का 1 सैनिक मारा जाएगा तो पोलैंड के 3 सैनिक मारे जाएंगे। इसीलिए पोलैंड ने शुरू से ही क्या किया है, अपना दांव जो है वो F-16 पर, F-35 पर, और अब तो फ्रांस के राफेल वहाँ पहुँच चुके हैं। हैरानी की बात एक और चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही अलग तरीके का बयान दे दिया है। आप तो जानते हैं कि ट्रंप का कहते हैं ना थाली के बैगन की तरह कब किधर पलट जाए कुछ नहीं पता। और ये ट्रंप जो युद्ध के जो डैडी हैं ट्रंप, उन्होंने एक नया पैंतरा किया है। उन्होंने बोला है कि जो पोलैंड के अंदर 19 रूसी जो ड्रोनों ने अटैक किया है या वो गिरे हैं वो एक भूल हो सकती है। मैं नहीं मानता कि पोलैंड के ऊपर किसी भी तरीके का रशिया ने 19 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। इस बयान को लेकर पूरा जो नाटो है, नाटो के जो बड़े बड़े उसमें जो देश शामिल हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन मुख्य हैं, पोलैंड है, उनका साफ कहना है कि हम ट्रंप के इस बयान की निंदा भी करते हैं और हम इससे ज़रा भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं कि पोलैंड के ऊपर रशिया ने हमले चालू कर दिए हैं और वो इसको एक भूल, एक सैन्य भूल, एक तकनीकी भूल और खामी बता रहे हैं। तो यहाँ पे स्थिति अब ये है कि जो युद्ध जो था वो फैल चुका है। अब फैल इस तरीके चुका है कि रशिया की तरफ से एकदम चुप्पी साध ली गई है, साइलेंट किलर की तरह। अब रशिया की जो फौजें हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि 16 सितंबर तक
ये जो स्थिति है वो पोलैंड के लिए बहुत भयानक इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जो ज़ैपेट 25 युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसको ज़ापद भी बोलते हैं, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसमें इतने ज़्यादा सैनिक, इतनी ज़्यादा एयरफोर्स यूज़ कर रहे हैं बेलारूस और रूस मिलकर कि वो आराम से पोलैंड पर कभी भी किसी भी वक्त उस युद्धाभ्यास को सीधे युद्ध में बदल सकते हैं। यानी कि कई बार ऐसे मोर्चे ऐसे हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान से पहले कि जब युद्धाभ्यास कर रही सेनाएं अचानक एक दूसरे पर हमला कर रही थी। तो यहाँ पोलैंड को पूरा डर है और उसने आज बोला है, वहां के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा खतरा पोलैंड पर आ गया है और पोलैंड ने इसलिए अपने 40,000 सैनिकों को बेलारूस बॉर्डर पर पहुंचा दिया है। हम आपको बता दें कि लगभग 398 किलोमीटर की उनकी सीमा बैठती है, सब मिला के 400 किलोमीटर मान लीजिए, लेकिन खतरा बहुत ज़्यादा है। खतरा इसलिए ज़्यादा है कि अगर पोलैंड बेलारूस की तरफ से पोलैंड की ज़मीन पर रशिया की फौजें अगर पहुंच गई तो अंदर के जो हालात होंगे वो बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे। अब सवाल है कि रशिया क्या कर रहा है। रशिया और नेटो का हम आपको बता दें 36 का आंकड़ा शुरू से ही रहा है और इसका धुर विरोधी रूस इसलिए भी रहा है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जो 32 देश हैं नेटो के, वो एक तरीके से यूरोप का दबदबा पूरी दुनिया पे रखना चाहते हैं और इसीलिए ये सबसे बड़ा सैन्य संगठन बना है। आपको बता दें, जानकारी दे देते हैं कि 34 लाख से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो नेटो में आते हैं और हैरानी की बात है कि हर तरीके के सैन्य विमान जो नेटो के पास हैं, लड़ाकू विमान है, परिवहन विमान है, उनकी संख्या ही करीब 22,000 जाके बैठती है और लगभग 11,000 से ज़्यादा तो अकेले टैंक ही टैंक उनके पास हैं। और मिसाइलों की अगर बात करें, अगर उनके कहते हैं ना परमाणु हथियारों की बात करें तो वो ऑलमोस्ट रशिया से ऊपर ही निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत कहते हैं ना 10 या 5 या 10 का फेर पड़ेगा। कुल मिला के स्थिति ये है कि अगर रशिया वायु युद्ध करता है, यानी कि एयर कहते हैं हवाई युद्ध करता है, तो नेटो का पलड़ा रशिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा भारी होगा और पुतिन को डर है कि अगर मैंने ज़्यादा देरी की तो नेटो पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें, फ्रांस पहले ही बोल चुका है, जर्मनी पहले ही बोल चुका है, ब्रिटेन पहले ही बोल चुका है कि अगर रशिया के खतरे को हमें ख़त्म करना है तो हमको रूस के साथ एक ऐसी निर्णायक जंग लड़नी पड़ेगी ताकि आने वाले कई दशकों तक यूरोप के ऊपर या नेटो देशों के ऊपर कोई खतरा ना रहे। अब सवाल उठता है कि इस समय चल क्या रहा है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूक्रेन के जो पूर्वी मोर्चा था उससे ज़्यादा पश्चिमी मोर्चे पर रशिया के अटैक तेज़ी से बढ़े हैं। तेज़ी से क्यों बढ़े हैं? पश्चिमी मोर्चे पे इसलिए तेज़ी से बढ़े हैं कि जो पश्चिमी कुर्स्क का इलाका है रशिया का, जो कहते हैं ना पश्चिमी जो रूस है उसका इलाका है कुर्स्क, जहाँ पर ऑलमोस्ट रशिया का पूरी तरीके से उसने दोबारा से अपना इलाका पूरा यूक्रेन की सेना से छीन लिया है। लेकिन वहाँ 2 या 3 महीने पहले खुफिया रिपोर्ट आई थी, तब रूस ने एक बहुत बड़ा दावा किया था, रूस के रक्षा मंत्रालय ने, कि हमने नेटो के 30 कमांडर्स को घेर लिया है। इस खबर पर किसी को बिलीव नहीं हुआ क्योंकि किसी को लग ही नहीं रहा था कि नेटो के कमांडर वहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन बाद में ये चीज़ें हल्की हल्की खुलकर सामने आई और पता चला कि फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड ऐसे देशों के बहुत से नेटो कमांडर्स वहाँ पे जाके मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, ताकि वो कहते हैं ना रूस की फौजों को कंट्रोल कर सकें। अब रूस के संग प्लस पॉइंट क्या है? रूस के संग प्लस पॉइंट ये है कि उसके सैनिकों की तादाद है वो भले ही बहुत बड़ी संख्या में मारे गए हों, लेकिन उसने क्या किया कि अपनी ज़मीनी लड़ाई से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन से अटैक करके अपनी सैनिकों की भरपाई को पूरा किया और जो उसको वक्त मिला इधर करीब 6 से 7 महीने का, उसमें उसने करीब अपने 1.5 लाख सैनिकों को, नए 1.5 लाख सैनिकों को तैयार कर लिया है, जो बताया जाता है कि हाईली इक्विप्ड हैं और बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं ना जो क्लोज वॉर है उसके लिए परफेक्ट उसने किए हैं। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या किया है कि जिन जिन मोर्चों पर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खतरा है, जहाँ पे मरना बहुत कहते हैं ना सैनिकों का बचना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ उसने क्या किया है, अफ्रीकी देशों से बहुत से कहते हैं ना भाड़े के सैनिकों को बुलाकर उनको मोर्चे पे भेजा है। उसमें उसने नॉर्थ कोरिया के साथ तो उसका पूरा समझौता है, जिसमें 10,000 से लेके 15,000 तक सैनिक ऑलरेडी पश्चिमी कुर्स्क इलाके में अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पुतिन कर क्या रहे हैं। पुतिन का जो प्लान है वो अब लोगों को समझ में आने लगा है। पुतिन ने समझ लिया है कि यूक्रेन युद्ध नहीं रुकेगा, यूरोप युद्ध को रुकने नहीं देगा। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 15 अगस्त को अलास्का में और 18 अगस्त को वॉशिंगटन में जो मीटिंग्स हुई, उसके बाद पुतिन को लग रहा था कि मॉस्को में ट्रंप आएंगे, जेलेंस्की उनके पीछे पीछे आएंगे और उसके बाद वो मामला सुलझ जाएगा और ये थोड़ी चीज़ें आपस में बार्गेनिंग करके उसको निपटा देंगे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, इस 2 मीटिंग के बाद अचानक पेरिस के अंदर फ्रांस ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी यूरोपीय देश के कुछ बड़े नेताओं को बुलाया गया। उसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पहुँचे। उसमें
स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के विशेष दूत हैं वो भी पहुंचे। उन्होंने वहां पे अपने सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम रूस से तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि वो ये ना मान ले कि हम बिना शर्त बात करेंगे, क्योंकि रशिया ने क्या किया है, अपने शर्तों के साथ बात करने को बोला है। और जो यूरोप है और जो यूक्रेन है वो साफ मना कर रहे हैं कि हम साहब किसी के दबाव में कोई बात नहीं करेंगे। और इसी के दम पर जेलेंस्की का बयान आ गया मुश्किल से 72 घंटे पहले कि हम मॉस्को नहीं जाएंगे। अगर रशिया ये सोचता है कि जेलेंस्की मॉस्को जाएंगे और फिर उनसे बातचीत करेंगे तो हकीकत में ये कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि एक तरीके से यूक्रेन का सरेंडर होगा, और यूक्रेन ऐसा करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के बाद उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपनी फ्लेमिंगो मिसाइल का जो हमला था वो रशिया के इलाकों में किया, जिसमें उसने करीब रूस की 30 खुफिया यूनिट्स के ऊपर सीधे हमले किए, और उसकी जो स्पीड बोट्स थी जो समंदर के अंदर, उसके ऊपर भी उसने सीधा हमला किया। तो यूक्रेन ने अपने इरादे साबित कर दिए कि अगर पुतिन सोच रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो डर रहा है, दब रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो बड़ा हमला करने को तैयार है। अब यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट मैं आपको बहुत क्लियर करके बता दूं कि अभी की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक हो चुकी है, क्योंकि रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर एसिड थे या न्यूक्लियर हथियार थे वो बेलारूस में पहले से ही तैयार कर रखे थे। इस्कंदर मिसाइलें बेलारूस में पहले से मौजूद हैं। आज वहाँ के लुकाशोव जो राष्ट्रपति हैं बेलारूस के, उनका एक बयान आया है कि अगर हमें मौका मिला और हमें रूस की तरफ से लड़ने की कोई ज़रूरत पड़ी तो बेलारूस पूरी तरीके से तैयार है, बेलारूस की पूरी सेना पूरी तरीके से तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लगभग 400 किलोमीटर का बॉर्डर बेलारूस और पोलैंड का सीज किया गया है पोलैंड की तरफ से, वहाँ जो 40,000 सैनिक और बख्तरबंद और टैंक तो पहुँच रहे हैं, उसको देखते हुए बेलारूस पूरे अलर्ट पर है। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि हाइपरसोनिक ओशनिक मिसाइल का हो सकता है पहला हमला पोलैंड पर उसके जो वॉर हेड्स होते हैं उसके साथ हो। वॉर हेड्स का मतलब ये हुआ कि अगर हाइपरसोनिक ओशनिक मिसाइल से पोलैंड पर हमला किया तो आप ये मान के चलिए वहाँ एक परमाणु बम जैसी तबाही होगी। रशिया ये क्लेम कर देगा कि हमारे को थ्रेट है, हम इससे बच नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में हमें पोलैंड पर हमला करना पड़ेगा। कुल मिलाकर एक तरीके से पोलैंड ने रशिया के खिलाफ मोर्चा अपना खोल दिया है। 40,000 सैनिक उतार दिए हैं, राफेल वहाँ पहुँच चुके हैं फ्रांस के। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि नेटो की जो हवाई ताकत है उसके सामने रशिया मुकाबला आसानी से नहीं कर सकता अकेले। मैं आपको सिर्फ F-16 का एक आंकड़ा बता देता हूं। जो F-16 अमेरिकन जेट है वो नेटो के 32 देशों में से बहुत से देशों के पास है। तो ऐसा जो आंकड़े हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं कि 1487 लगभग 1500 F-16 जेट नेटो देशों के पास हैं। सबसे हाईएस्ट जो F-16 जेट हैं वो इस वक्त अमेरिका के पास बताए जाते हैं, जिनकी संख्या 922 है। और पोलैंड के बारे में दावा किया जाता है कि लगभग F-16 उसके पास 48 की संख्या में है। इसके अलावा उसके पास F-35 जेट भी है जो अमेरिकन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो पोलैंड है वो अमेरिका के F-35 और F-16 से ज़्यादा भरोसा इस वक्त जो कर रहा है वो राफेल पे कर रहा है। और राफेल जो है वो एमुल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति वो भेज चुके हैं। अब रशिया के पास 2 ही विकल्प बचे हैं कि या तो वो पोलैंड पर इतना बड़ा हमला कर दे कि उसे बचने का मौका ही नहीं मिले। और इसकी संभावना इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो पूर्वी मोर्चा है, जो उनकी पूर्वी ब्रिगेड हैं जो उसको देखते हैं, गैरिसिकोव एक उनके जनरल हैं, उनको बोला जाता है कि खामोश खोपड़ी, वो कभी हंसे ही नहीं है ना कभी रोए हैं। ऐसा उनका चेहरा बिल्कुल इतना सपाट रहता है कि कोई रीड ही नहीं कर सकता उनके चेहरे और दिमाग में चल के आ रहा है। वो एक ऐसा जनरल है। और पुतिन कहते हैं ना, पुतिन उन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो गैरिसोव जो उनके पुतिन के जो कमांडर इन चीफ बताए जाते हैं सेना के, रूसी सेना के, उनका ऐसा आंकलन है कि अगर पोलैंड हमारे ऊपर अगले 72 घंटे के अंदर हमला करता है, हमारी सेना के ऊपर काउंटर अटैक करता है, तो ये आप मान के चलिए कि यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड से सीधी जंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ घोषणा नहीं हुई है। ट्रंप इसमें क्या बाजीगिरी दिखा रहे हैं, क्यों बार बार वो पुतिन को और रूस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोलैंड पे जो 19 ड्रोन अटैक हुए हैं वो असल में अटैक नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था या भूल की वजह से वो आ गए। लेकिन कुल मिलाकर जो चीन और ईरान और रशिया है उसकी जो तिगड़ी है उससे पूरा यूरोप खौफ में आ चुका है। और अब जो 3 और 4 चीज़ें हैं वो और आप अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर नेटो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी कमजोरियाँ क्या हैं। एक बात याद रखिए, रशिया के पास अपने खुद के हथियार हैं, उसके पास ये नहीं है। नेटो में 32 देश हैं, किसी के पास जहाज़ बढ़िया है, किसी के पास टैंक बहुत बढ़िया है, इस तरीके से है। तो क्या है, कुल मिलाकर नेटो के पास 178 तरीके के हथियार हैं। अब 178 तरीके के जो हथियार हैं वो हर सैनिक को, हर देश को चलाना नहीं आते, ये एक सबसे बड़ी वीक पॉइंट है। दूसरा, उनके जो हथियार हैं वो बिखरे हुए हैं। उसको कहते हैं ना, लॉजिस्टिक्स जो होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो इतना पेचीदा है नेटो का कि उसको इकट्ठा करने में, उसको कोऑर्डिनेशन करना इतना आसान नहीं है। जबकि रशिया के संग प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास अपने
अपनी ही जो टुकड़ियां हैं, अपने ही जो उसके लड़ाके हैं, चाहे वो वैनेगर ग्रुप के ही क्यों ना हो, वो सब रशियन वेपन्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। इधर रशिया ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि उसने उत्तर कोरिया के हथियारों से भी अपने सैनिकों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा दी इतने 6-7 महीने में। इसके अलावा ईरान के जो शाही ड्रोन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, जिनकी संख्या ही करीब 26-27 हज़ार तक अब तक पहुँच चुकी है। 23 हज़ार तक तो खुद जेलेस्की ने बताया था, राष्ट्रपति जेलेस्की ने, कि यूक्रेन के ऊपर 23 हज़ार से ज़्यादा ईरानी ड्रोन से हमले हो चुके हैं। अब तो उसकी संख्या 26 हज़ार से ज़्यादा हो चुकी है। ऐसी स्थिति में दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि जो रशिया है वो दबने वाला नहीं है। अब कहना चाहिए कि ट्रंप के सारे कार्ड फेल होते नजर आ रहे हैं। जो टैरिफ वॉर का हवा उन्होंने बनाया था वो आपने देख ही लिया, उसके खिलाफ किस तरीके से बहुत सारे देश खड़े हुए। भारत ने उसका ऐसा जवाब दिया जो सख्त भी नहीं था और जो मुलायम भी नहीं था, उनको इस तरीके से पिलपिला बना दिया ट्रंप को। वो समझ ही नहीं पाए कि भारत है क्या, इसके ऊपर किधर से भी कोई भी हमला करो, कोई भी चोट पहुंचाओ, इसको चोट ही नहीं लग रही है। ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि जैसे कोई साधारण बात है। उनको लग रहा था कि 50% का टैरिफ देखकर पूरा हिंदुस्तान जो है वो चीखने और चिल्लाने लगेगा और सीधे पीएम मोदी के ऊपर दबाव बनाएगा कि भाई हमें इस बवाल से बचाओ। लेकिन स्थितियां जो हैं वो वैसी नहीं दिखी जैसी अमेरिका चाह रहा था। तो इसी का फ्रस्ट्रेशन पीटर नवारो, जो ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं, वो भी निकाल रहे हैं। वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, वो भी निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति इतनी पेचीदा और भयावह हो गई है कि ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि पहले मैं अपने घर को संभालूं, या मैं यूरोप को संभालूं, या मैं पोलैंड को संभालूं, या फिर मैं यूक्रेन को रोकूं। कुल मिलाकर ट्रंप के हाथ से बाजी निकलती हुई नजर आ रही है और इस खेल का जो अंत होगा वो निश्चित रूप से अब पुतिन के हाथों होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। आप लोग खुद बहुत अच्छे तरीके से जब वीडियोज़ को देखते हैं, उसमें जो कमेंट्स करते हैं, उससे हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सब चीज़ों को देखना चाहते हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम उसी स्तर का, उसी तरीके की रिफाइन करके वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, ताकि आपसे हमें अंदाज़ा लग सके कि आप कितनी गहराई तक इस युद्ध को समझ रहे हैं। युद्ध को समझने वाला ही युद्ध के तरीके और उसकी चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है, ये हम सब लोग मान के चलते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप जो है उनके लिए सारी चीज़ें बहुत ही हाथ से निकल चुकी हैं। अब पुतिन जो है वो हर हालत में इस युद्ध को समाप्त करेंगे। वो कैसे करेंगे? क्या वो यूरोप के ऊपर बड़ा हमला कर देंगे? लेकिन कुल मिलाकर अभी हम स्थिति आपको ये बता सकते हैं कि यूरोप के अगर 3 देशों को कोई संभाल ले, उसमें नंबर 1 पर जर्मनी, 2 पर फ्रांस और तीसरा ब्रिटेन, तो युद्ध रोका जा सकता है। क्योंकि जेलेस्की की जो आत्मा है वो ट्रंप से शिफ्ट होकर अब यूरोप के इन 3 कंट्रीज के अंदर भटक रही है। अगर इसको रोक लिया गया तो युद्ध रुकेगा, वरना आप ये मान के चलिए कि यूक्रेन का विनाश तय है। यूरोप के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से हमले हो सकते हैं और रशिया अगर इस कंडीशन में आया तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परमाणु जंग हो जाए। तो इस पर हमें आश्चर्य नहीं होगा। दुख इस बात का होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा युद्ध देखेंगे जिसमें हम एक खत्म होती दुनिया को देख सकते हैं। मैं आपसे अभी विदा लेता हूं और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो भी बड़े डेवलपमेंट होंगे उसको लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा।